गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम, है ना। आप लोग जानते हो कि संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग के, है ना। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, है ना। संवेग किसे कहते हैं? संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग एक सदिश राशि होती है ना। संवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग के दिशा में होती है, अर्थात P वेक्टर V वेक्टर। ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, है ना। तो इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में, है ना, इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए, है ना, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। अब देखिए, जानते हैं कि संवेग बराबर जो है क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या है कि इस नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में, कोई भी वस्तु है उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, देखिए कोई वस्तु है ना। मान लेते हैं कोई वस्तु है। अब इसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m है। इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। और इसका वेग, है ना, क्योंकि हम लोग को दो लेना है, दो वस्तु। तो पहले वस्तु का जो है वेग क्या लेंगे? u लेते हैं, है ना। क्या लेंगे? u वेक्टर, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेग है वो v वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग वेग को क्या मान रहे हैं? v, है ना, स्मॉल u, तो u वेक्टर। ठीक है। तब इस वस्तु का संवेग क्या होगा? क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। तो इस वस्तु का, है ना, प्रारंभिक वस्तु का संवेग क्या होगा? प्रारंभिक यानी कि पहला, तो संवेग यानी कि संवेग को किससे दर्शाते हैं? P1 से। तो प्रारंभिक यानी कि P1 बराबर द्रव्यमान तो स्मॉल m है और वेग को किससे दर्शाए हैं? u से दर्शाए हैं, है ना। तो स्मॉल m इंटू u वेक्टर। ठीक है। क्योंकि संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है, इसीलिए P1 वेक्टर इक्वल m मल्टी u वेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब दूसरा वस्तु लेते हैं। ये तो हो गया प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक। ठीक है। प्रारंभिक में एक वस्तु लिए हैं जिसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m है और उसका वेग क्या है? u है। अब सेकेंड में लेते हैं, द्वितीय, है ना। सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड में, है ना, सेकेंड में क्या होगा कि अब इसका समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? समय को डेल टी से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं? समय को डेल टी से। तो द्वितीयक वस्तु में क्या लेंगे
कि द्वितीयक वस्तु में द्रव्यमान जो है स्मॉल m होगा और यह और इधर है ना स्मॉल m होगा और इसका वेग जो है v वेक्टर है ना, इसका वेग क्या लिए हैं v वेक्टर है ना। मान लो कोई द्वितीय वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है स्मॉल m और इसका वेग क्या है v वेक्टर है और ये कौन से समय पर डेल टी समय पर है ना, डेल टी समय पर है ना। तो यहाँ पे तो संवेग बराबर यहाँ पे क्या होगा, इसको p1 माने हैं तो ये क्या हो गया p2 संवेग हो गया। तो p2 बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग है ना। तो द्रव्यमान इसमें का क्या है m स्मॉल m और वेग क्या है v वेक्टर। ठीक है, अब p2 बराबर क्या आ गया m इंटू v है ना। अब डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यहाँ पे संवेग है ना, यहाँ पे समय क्या है डेल टी पर, तो डेल टी समय में क्या होता है, डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन क्या होगा कि p को संवेग से दर्शाते हैं, p को क्या से दर्शाते हैं, p को संवेग है ना, p को संवेग कहते हैं है ना, संवेग को p से दर्शाते हैं। तो परिवर्तन को क्या से दर्शाएंगे, परिवर्तन को, क्योंकि डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन बोला है तो परिवर्तन को क्या से दर्शाएंगे, परिवर्तन को डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन, डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन बोला है तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल पी होगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन संवेग को p से दर्शाते हैं तो है ना। तो डेल p बराबर क्या हो गया p2 माइनस p1। ठीक है, p2 माइनस p1 और p इक्वल टू क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग है ना। तो p2 का मान यहाँ पे क्या दिया है m इंटू v और p1 का मान क्या दिया है m इंटू u। तो यहाँ पे डेल p तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ना, डेल p बराबर क्या p2 माइनस p1 है ना। तो यहाँ पे डेल p वेक्टर बराबर p2 का मान क्या है m इंटू v वेक्टर माइनस p1 का मान क्या है m इंटू u वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे डेल p वेक्टर इक्वल दोनों में m है तो m कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, तो अब वस्तु के संवेग में परिवर्तन देखते हैं। अब वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है ना, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है ना, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे संवेग को डेल p से दर्शाते हैं कि परिवर्तन है तो डेल p वेक्टर और कौन से समय में है ना, वस्तु के संवेग में, तो कौन समय बोला है कि डेल t हो गया। अब यहाँ पे डेल p वेक्टर का मान कितना दिया है a ब्रैकेट में है v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, बटा ये हो गया डेल t। ठीक है, अब वस्तु के वेग में तो परिवर्तन हो गया है ना, वस्तु के वेग में परिवर्तन को, वस्तु के वेग में, ये तो संवेग में परिवर्तन है। अब वस्तु के वेग में परिवर्तन। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग को किससे दर्शाते हैं v से। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेल v बराबर क्या होता है ना, डेल v बराबर हो जाएगा कि v वेक्टर माइनस u वेक्टर।
ठीक है, क्योंकि वेग है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेल भी बराबर क्या हो गया, भी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तब क्या होगा, तब डेल पी वेक्टर बटा डेल टी, क्योंकि परिवर्तन को हमेशा डेल से दर्शाते हैं ना, तो डेल पी बटा डेल टी है ना। और यहाँ पे डेल पी यानी कि डेल का तो डेल हो गया, ठीक है। अब यानी कि डेल पी का मान देखिए, डेल पी का मान यहाँ पे देखते हैं कि एम है। डेल पी का मान क्या है, एम ब्रैकेट में है भी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तो यहाँ पे एम का तो एम लिख लिए, और यहाँ पे भी वेक्टर माइनस यू वेक्टर का मान कितना है, यहाँ पे डेल भी है ना। तो ये हो गया डेल भी, ठीक है, एम डेल भी बटा क्या होगा, डेल टी, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो गया, संवेग में परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं कि त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पे त्वरण है ना, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर है ना। त्वरण को तो त्वरण बराबर होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल को किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल टी से, ठीक है। त्वरण बराबर होता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। अब देखते हैं कि डेल भी बटा डेल टी हो गया, ठीक है। अब डेल पी बटा डेल टी का मान कितना है ना, डेल पी बटा डेल टी, डेल न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार ना, डेल पी बटा डेल टी, डेल पी वेक्टर बराबर डेल टी है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि डेल पी एम इंटू ए वेक्टर, किसी वस्तु में एम यानी कि द्रव्यमान हो गया, यहाँ पे एम हो गया डेल भी बटा डेल टी, ए का मान है ना, डेल भी बटा डेल टी, यहाँ पे डेल पी बटा डेल टी है, तो एम डेल भी बटा डेल टी आया। अब इसके बाद त्वरण बराबर होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो डेल पी बटा डेल टी का मान कितना हो गया, ये तो डेल पी बटा डेल टी का मान एम है ना, एम हो गया। अब डेल भी बटा डेल टी का मान यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए हो गया, एम इंटू भी वेक्टर, ए वेक्टर है ना। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल पी बटा डेल टी का मान यहाँ पे क्या है, एम इंटू ए वेक्टर है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एम इंटू ए वेक्टर क्रमानुपाती एफ वेक्टर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ वेक्टर अनुक्रमानुपाती एम इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती है, तो इसमें जो रहता है कांस्टेंट, तो एक नियतांक लेते हैं, तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा के एम ए वेक्टर। तो यहाँ पे के क्या है, के नियतांक है, के एक नियतांक है जो है ना, के एक नियतांक है जो यह यानी कि के यह एक नियतांक है, यह बल द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करेगा। के एक नियतांक है, यह बल द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करेगा, है ना। अतः एसआई पद्धति में है ना, एसआई पद्धति में इसका मान
एसआई पद्धति में इसका मान जो है 1 होता है। एसआई पद्धति में इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो एफ बराबर क्या हो गया? एफ वेक्टर बराबर क्या हो गया? एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे कि है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न ए बराबर क्या हो गया? एम ए, है ना, एम ए। किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान, है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के, है ना, और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को, और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहेंगे? बल कहेंगे। उस वस्तु का बल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण फल के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया, या फिर ऐसे कहेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया? एम इंटू ए। ठीक है, ये था न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको आप लोग बना कर देखिए, नहीं समझ आता तो फिर पूछिए।